नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको लेखिका नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी कशीदाकारी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी कशीदाकारी। डीआईजी राजकुमार जब अपने बीमार बेटे को देखकर ग्वालियर से लौटे तो गेंदालाल धोबी को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। पूछताछ से जो बात सामने आई वो सिर्फ इतनी कि रोज की तरह गेंदालाल इलाही बावर्ची के साथ एक पलंग पर सोया था। गई रात तक सावन, ठुमरी, मल्हार अपनी बेसुरी आवाज से गाता रहा था। सुबह जब इलाही उठा तो उसने गेंदालाल की जगह खाली पाई। ये सोचकर कि आज जल्दी उठ गया है, इलाही अपने काम में व्यस्त हो गया। किसी को ध्यान नहीं आया कि आज धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। वो तो रात को इलाही को गेंदालाल की याद आई तो सबका ध्यान उधर गया। अब हिंद पाक सरहद पर पड़ी ये सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी अपने खोए धोबी को ढूंढने का जतन कर रही थी। धोबी के अपहरण का कोई तर्क किसी की समझ में आ नहीं रहा था। उधर दोनों देशों के बीच न तनाव था, न ही छोटी मोटी छेड़छाड़ ही हुई थी कि समझा जाता कि छुटपुट मुठभेड़ों में गलती से गोली लगने से गेंदालाल किसी खाई खंडक में गिरकर मर गया होगा। सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था। अब तो उसे गायब हुए भी हफ्ता बीत रहा था। इधर डीआईजी राजकुमार की तरक्की हो गई थी। उनके ट्रांसफर का ऑर्डर भी निकल आया था। 2 माह बाद उन्हें आईजी की हैसियत से भारत बांग्लादेश सरहद पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। चार्ज देने से पहले वो चाहते थे कि गेंदालाल का पता चल जाए। वैसे रोज की परेशानी देखकर नए धोबी को भेजने की बात वो लिख चुके थे। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने आज शाम को राजकुमार के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया था। सुबह 3 बजे से पकवान बनने शुरू हो गए थे। सफाई सजावट हो रही थी। एक चहल पहल सी खेमों में फैली हुई थी। राजकुमार आराम से बिस्तर पर लेटे ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुनते हुए पुरानी यादों में खोए हुए थे। इलाही उनको बेटी दे गया था। सर, भागते कदमों और फूली सांस लिए सेवाराम अंदर दाखिल हुआ और सल्यूट करके खड़ा हो गया। क्या बात है? राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। सर, वो अपना गेंदालाल वापस आ गया है। उत्तेजना से भरा सेवाराम का लहजा कांप रहा था। गेंदालाल वापस आ गया? कब? कहाँ है वो? राजकुमार चौंके। सर, वो बिल्कुल भला चंगा है और पहले से कहीं ज्यादा मोटा होकर आया है। वहां पलंग पर पड़ा सो रहा है। सेवाराम का स्वर अब तक संयत हो चुका था। पकड़ कर लाओ। राजकुमार का दिमाग भन्ना गया था। सर, अभी जगा कर लाया। सेवाराम तीर की तरह बाहर भागा, जहां गेंदालाल बड़ी सी तोंद के साथ चारों खाने चित्त लेटा खर्राटे भर रहा था। राजकुमार का मूड बिगड़ चुका था। वो सोच रहे थे अपने आप एकाएक गायब होना, फिर एकाएक वापस आ जाना। जरूर दाल में कुछ काला है। ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जाने इन्हें बैठे बैठे क्या हो जाता है। कुछ नहीं तो धोबी के पीछे पड़ गए हैं। राजकुमार उत्तेजना में उठकर टहलने लगे। जरूर पाकिस्तानियों ने इसे मुखबरी का काम सौंपा है। कुछ बातें भी डरा फुसला कर निकाली होंगी। अब गेंदालाल का इस सीमा पर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। गद्दारी का ऐसा इनाम दिलवाऊंगा कि इसको जिंदगी भर याद रहेगा। हम सबकी आंखों में धूल झोंक पूरे 2 सप्ताह गायब रहा और अब खाला जी का घर समझकर लौट आया है। हम तस्करों, आतंकवादियों और अपराधियों को पकड़ने बैठे हैं ताकि सीमा पर शांति सुरक्षा कायम रहे। उल्टे घर का भेदिया ही लंका ढाहने पर उतारू है। सलाम सर। गेंदालाल दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नींद का खुमार था। खड़े होने के अंदाज में वही लापरवाही भरा ढीलापन था। कहाँ थे इतने दिन? अपने को सहज रखते हुए राजकुमार धीरे से बोले। सीमा पार सर। गेंदालाल की आंखों में चमक और होठों पर मंद मुस्कान उभरी। सीमा पार जानते हो कौन देश है? राजकुमार की तेवरी पर बल पड़ गए। जी सर, पाकिस्तान। लेकिन सर, वे बहुत अच्छे लोग थे, बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं लगते थे। गेंदालाल ने बच्चों के कौतूहल से भरकर कहा। मतलब, क्या इससे पहले किसी पाकिस्तानी को देखा है? व्यंग्य से पूछा राजकुमार ने।
नहीं सर, गेंदालाल ने मोटी गर्दन हिलाई। फिर कैसे जाना कि वे बहुत अच्छे थे? राजकुमार के चेहरों और आंखों पर फिर सख्ती उभरी। सर, वे हमारी तरह ही बोल बतिया रहे थे। उनका चेहरा, कद, काठी हम लोगों जैसी थी। हमारी बड़ी आग भगत की, पेट भर बढ़िया खाना और सोने के लिए पूरी बड़ी सी चारपाई दी थी। सच सर, बड़े हंसमुख लोग थे, गेंदालाल उत्साह भरे स्वर में बोला। और बदले में तुमने काम भी किया होगा उनका? राजकुमार ने बड़ी संयत मगर ऊंची आवाज से पूछा। जी साहब, वे सारे अफसर हमारे काम से बहुत खुश थे। चलते हुए ढेरों पैसा दिया, फिर कहने लगे कि दोबारा आना। मैंने भी कह दिया कि ज़रूर आऊँगा। जब काम पड़े सर, बुला लेना। जोश में भरे अंदाज में मगन ही गेंदालाल बोला। शट अप! राजकुमार अब क्रोध दबा नहीं पाए। जी सर। गेंदालाल को झटका सा लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य उभरा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पता है तुम क्या बक रहे हो? इसकी तुम्हें क्या सजा मिलेगी? जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, सजा कम नहीं होगी। राजकुमार ने डपट कर कहा। मगर सर, गेंदालाल ठगा सा रह गया। सच सच बताओ, वहां कैसे पहुंचे थे और उन्हें कौन कौन सी खबरें पहुंचाई हैं? राजकुमार की आंखें चढ़ चुकी थीं। सर, कहा ना, वो तो मुझे सोते से उठा कर ले गए थे और उसी तरह सोते में ही यहाँ छोड़ गए। मुझे तो कुछ पता नहीं सर, गेंदालाल कुछ बौखलाए अंदाज में बोला। देखो गेंदालाल, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, वरना। राजकुमार ने धमकाने वाले स्वर में कहा। सर, सारा दिन काम करता था, बातचीत का समय ही कहाँ था? गेंदालाल चकराया सा बोला। झूठ, बिल्कुल झूठ। गुस्से में खड़े हो गए राजकुमार। भगवान कसम, मुझे सोते से ले गए थे। राजकुमार के बदले तेवर देखकर गेंदालाल का जुमला अधूरा रह गया। जब जाग रहे थे तो वहां क्या करते रहे? राजकुमार का कड़ाकेदार स्वर गूंजा। सर, काम तो बताया, कपड़े धोते रहे, गेंदालाल ने घिघियाते हुए कहा। कपड़ा धोने के बच्चे, सच बोलो, तुमने उनके साथ कौन सा समझौता किया है? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त से सख्त सजा दूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। राजकुमार का क्रोध बढ़ रहा था। सर, उनका धोबी मर गया था, कपड़े बहुत जमा हो गए थे, इसलिए वे मुझे उठाकर ले गए थे ताकि मैं उनके कपड़े धो सुखा दूं। अब उनका नया धोबी आ गया तो उन्होंने मुझे इधर भिजवा दिया। अचकचाकर गेंदालाल ने कहा और घबराई नजरों से डीआईजी राजकुमार को देखा। ओह! राजकुमार के तनाव का पारा एकाएक गिर गया। फिर भी तेवरी पर बल डालकर बोले। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच, अन्य कसम, बच्चों की सौगंध। गेंदालाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है, कहकर उन्होंने जाने का इशारा किया। नमस्ते सर, गेंदालाल ने अकड़ कर सल्यूट किया और बाहर निकल गया। सेवाराम ने चकराई आंखों से अफसर को देखा, फिर वो टेंट में बिखरा सामान समेटने लगा। चाय! राजकुमार ने अंदर से उमड़ती हंसी को रोका और सेवाराम से कहा। वो तेजी से बाहर निकल गया। राजकुमार ने हल्का सा कहकहा लगाया। खोदा पहाड़, निकला चूहा। आज शाम की पार्टी में सुनाने के लिए ये लतीफ़ा बुरा नहीं होगा, राजकुमार ने सोचा। उन्हें बरसों पहले की वो शाम याद आ गई जब पाक हिंद के बीच शिमला में हुए अनुबंध के समय पाउडर मिल्क समाप्त हो गया था। चाय पेश करनी ज़रूरी थी। दूध कहाँ से आए? आखिर सीमा के पार चरती बकरियों को सिपाही हाथ लाए थे और पाकिस्तानी बकरियों के दूध की चाय उस दिन सबने पी थी। गेंदालाल के जाने के बाद डीआईजी साहब ने अपने मातहत को आगाह कर दिया कि वो इस धोबी पर कुछ दिन कड़ी निगाह रखे। सीमा पर रहना और सीमा के पार रहना कितना अलग अलग अनुभव है। कहते हुए राजकुमार उठे और नहाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोच रखा था पूरे 2 माह परिवार के साथ छुट्टी मनाएंगे, फिर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो अक्सर चिंतित रहते थे। अपने साथ उन्हें रखने का प्रश्न उतना ही बेकार था जितना कोशिश करना कि वो परिवार के साथ ग्वालियर रहें। आसमान पर घनघोर घटाएं छाई थीं। नदी के उस पार पेड़ों के घने जंगल की ओर शायद पानी पड़ रहा था। हवा में एक ठंडी नमी तैर रही थी। डीआईजी राजकुमार ने अपने पुराने ग्रामोफोन में कूक भरी और रिकॉर्ड लगाया।
इस ग्रामोफोन से उनके बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। दादी को संगीत का बहुत शौक था और दादा को उससे सख्त नफरत थी। दादा नाच गाने और नाटक नौटंकी को चरित्रहीनता से जोड़ते थे। उनकी इस मानसिकता के पीछे उनके पिता का दीवानापन था, जो बाई के कोठे पर दादरा, ख्याल और गज़ल सुनने की लत आखिरी दम तक छोड़ नहीं पाए थे। इस नशे में उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। जबकि दादी के पिता क्लासिकल गायक थे। भाग्य की बात, कला ने उन्हें नाम और धन नहीं दिया और गुमनामी में ही परलोक सिधार गए थे। दादी अपने बचपन से अपने को कैसे मुक्त कर सकती थीं? संगीत उनकी आत्मा थी। बड़े से बड़े संगीतकारों को देखकर उनके साथ उठ बैठ कर वो बड़ी हुई थीं। दादा के दौरे पर जाने के बाद दहेज में मिला वो ग्रामोफोन बड़े से लकड़ी के बक्स से निकालती और जी भर कर सुनती। उनके पास कोई 200 रिकॉर्ड्स थे। जब दादा का देहांत हो गया तो वो ग्रामोफोन कभी लकड़ी के बक्स के बाहर नहीं आया, उसके रोने, मचलने, रूठने के बावजूद भी। जब दादी की मृत्यु हुई और उनके कमरे के सामान को माँ संभाल रही थी, तो उसने सबसे पहले लकड़ी का बक्स खोलकर वो ग्रामोफोन उठाकर अपने कब्जे में कर लिया। उस एंटीक पीस को देखने और पुराने गाने सुनने उसकी छोटी बहन स्वाति की सहेलियां अक्सर उसके कमरे पर कब्जा जमा लेती थीं। उन्हीं में लारा थी। लारा उन्हें पसंद थी। थोड़ा बहुत रोमांस शुरू भी हुआ तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं और जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का समय आया तो पता चला कि लारा के पिता का ट्रांसफ़र हो गया। कुछ वर्षों पहले तक इस ग्रामोफोन के पास बैठकर राजकुमार को दादी की गर्म नर्म गोद याद आ जाती थी, जिसमें बैठकर वो कटोरी से खीर खाते थे। उनका लाड़ दुलार और फिर उसके बाद लारा की यादें इससे जुड़ गईं। घर में सबको इस बात का एहसास है कि राजकुमार जहाँ जाएंगे ग्रामोफोन ज़रूर साथ रहेगा। इसीलिए जब वो भारत बांग्लादेश सरहद की ओर आने लगे तो ग्रामोफोन उनके साथ था। इस समय उनके ज़ेहन में लारा का चेहरा था। अक्सर वो सोचते थे कि एक अच्छी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करते हैं, उसके अलावा किसी की तरफ नज़र तक नहीं उठाते, फिर लारा के मोह से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। जब भी सुहावना मौसम देखते हैं, कोई कविता, कोई गीत, कोई गज़ल सुनते हैं, तो उस रोमांटिक दिमागी फ़िज़ा में पत्नी की जगह लारा क्यों उभरती है? वो तो 20 साल पहले कहीं गुम हो चुकी थी। आखिर आदमी अपने बचपन से मुक्त क्यों नहीं हो पाता है? सोचते हुए वो खेमे से बाहर निकले। काले बादल भारी होकर नीचे उतर आए थे। ठंडी हवा बह रही थी। दूर से कुछ शोर आता सुनकर वो अंदर गए और ग्रामोफोन बंद करके पलटे। सर, इन मछेरों की पूरी बारात नदी पार कर रही थी। एक सिपाही तेजी से चलता हुआ उनके सामने आन खड़ा हुआ। यू मीन बांग्लादेश? राजकुमार ने नया सिगरेट सुलगाया। यस सर। राजकुमार ने बाहर निकलकर आंखों पर दूरबीन लगाई। दूर खुले मैदान में रंग बिरंगी तहमदों और सर पर अंगोछा डाले एक झुंड हरी हरी घास पर कदम बढ़ाता नजर आया। सिपाही उनसे कुछ कह रहे थे और वे हाथ उठाकर जाने क्या जवाब दे रहे थे। बात कानों तक केवल मक्खी की भिनभिनाहट के रूप में पहुंच रही थी। एकदम से मोटी मोटी बूंदें गिरने से राजकुमार अंदर चले आए। सिपाही ने गर्म कॉफ़ी की ट्रे लाकर रखी। अभी 5-10 मिनट ही गुजरे थे कि अंगोछा मुंह पर रखे सूखा विलाप करते मछेरे खेमे के अंदर आ सीधे राजकुमार के पैरों पर गिर पड़े। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको जाने दें। ठीक है कहकर राजकुमार ने पैर पीछे हटाया। हमारा कसूर क्या है? एक ने पूछा। नदी पार कर कहाँ जा रहे थे? राजकुमार ने कहा। लड़के का ब्याह है, समधियाने जा रहे थे, एक बूढ़े ने कहा। दूल्हा कहाँ है? अधेड़ और बूढ़े चेहरों को देख राजकुमार ने पूछा। करीम, ओ करीम, एक बूढ़े ने पुकारा। उसकी पुकार के साथ एक 19-20 वर्ष का लड़का सामने आन खड़ा हुआ। सर पर फूलों की मुकुट माला, शायद वे सेहरे की लड़ियां थीं जिनको समेट दिया गया था। मेहंदी लगे हाथों में भय नाच रहा था। बहू लाने बांग्लादेश जाओगे और बिना किसी कानूनी आज्ञा पत्र, कागज पत्री के? पता है एक देश की सरहद से बिना इत्तला के दूसरे देश की सीमा में दाखिल होना अपराध है। इस अपराध की सज़ा पता है? ठहरो, अभी सबको हथकड़ी लगवा देता हूँ।
अब हम रोज के आने जाने वाले हैं, सरहद सीमा को क्या जाने सरकार। तैर के उधर पहुंचे, तैर के इधर आ गए। नदी के दोनों पाट अपने हैं, उसमें पूछना क्या है। हाथ जोड़कर एक अधेड़ बोला, हम भी तो अपना घर बार छोड़कर इस चटियाल बियाबान में यूं ही आकर नहीं बैठे हैं, किसी कारण से ही तो हम यहाँ तैनात किए गए हैं। राजकुमार ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अब मालिक आप हैं, जो चाहे करें, मगर हमको जाने दें। बूढ़े ने अपनी बात ऊपर रखी। शादी इधर की लड़की से क्यों नहीं की? साहब, वे हमारी जात बिरादरी के लोग, अपने मछुआरे भाई हैं। शादी ब्याह तो अपनों में होता है। अब जाएं हम लोग सरकार। कैसे समझाऊं तुम लोगों को। खैर, बारात वापस ले आओ, कल तक सारे कागज पत्र ठीक हो जाएंगे, तब जाना, समझे? राजकुमार उलझकर बोले, अरे हम लोग गरीब आदमी हैं। लड़की वालों ने 50 बारातियों का खाना बनवाया होगा, वो लोग बर्बाद होंगे, हमारी भी तो बदनामी होगी। फिर सूखा विलाप शुरू हो गया। कहा था ना बाबा, मैं शादी नहीं करूँगा, जेल गया तो नौकरी भी हाथ से जाएगी। दूल्हा इतना कहकर रो पड़ा। देखो साहब, बेकार बात आगे मत बढ़ाओ। कल कहोगे कि मछुआरे जाल में आई मछली छांटो, अपनी इधर रखो, उन किनारे वालों की उधर, तो बड़ा मुश्किल होगा। एक जवान मर्द ने एकदम से सपाट लहजे में कहा, कुछ लेना लेवाना है तो ले देकर हमारी छुट्टी करो, निकाह का समय 8 बजे है। उसी जवान के साथ खड़े आदमी ने कहा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सबको जेल में डलवा दूंगा। बात समझे बिना बकवास कर रहे हो। शेर सिंह, ले जाओ इन सबको और बंद करो बिना इजाज़त सीमा पार जाने के जुर्म में। राजकुमार एकाएक तैश में आ गए। सारे मछुआरे बंगाली भाषा में हाय तौबा मचाने लगे। कोई रो रहा था, कोई सर पीट रहा था, कोई राजकुमार का पैर जोर से पकड़े बैठा था। सिपाही भी उनके इस हाहाकार से कुछ झुंझला से गए थे। 3 दिन पहले मेहंदी की रस्म थी, हम 20 लोग गए थे, तब क्यों नहीं पकड़ा? वही जवान चिढ़कर बोला, देखो सरकार, ये रही हमारी टोपी, तुम्हारे पैरों पर रखते हैं। मैं लड़के का दादा हूँ, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है, जो फैसला करो हमें मंजूर है। ये कहकर बूढ़े ने सफ़ेद टोपी राजकुमार के पैरों पर रख दी। पता नहीं इशारा पाकर या स्वयं दुखी होकर दूल्हा भी मुकुट संभालता रोता हुआ राजकुमार के पैरों पर गिर पड़ा। अजीब दुविधा में पड़े राजकुमार पूरा दृश्य देख रहे थे। सबके चेहरों पर गिड़गिड़ाहट थी, सबके हाथ जुड़े हुए थे। शादी में जाते खुश खुश लोग इस समय वास्तव में रुआ से खड़े थे। साहब, हमारा विश्वास करें, चाहे तो हमारी तलाशी ले लें। अगर हमारी बात पर यकीन न हो तो ब्याह के घर हमारे साथ किसी को भेज दें। लड़के के बाप ने कहा, आप जैसे लोग हमारे अतिथि बने, इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती और क्या होगी। दूसरे अधेड़ मर्द ने कहा, जो शायद लड़के का चचा था। अजीब मुश्किल में जान है। ना ये समझते हैं ना वो समझते कि वर्तमान परिस्थिति में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कितनी विपरीत और कठिन स्थिति सामने ला देती है, विशेषकर तब जब इंसान शताब्दियों पुराने ज़मीन से बने रिश्ते को अपना अधिकार समझकर सहज रूप से जी रहा हो। तब नई सरहदों के कानून को उन पर लादना अपराध जैसा लगता है, जो हर इंसानी भावना से परे मुर्दा फाइलों में टांग पसारे पड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए? बेचैनी से राजकुमार पहलू बदलने लगे। थोड़ा समय खामोशी से गुजरा, फिर शोर शुरू। सरकार, मालिक, अन्नदाता जैसे शब्दों के बीच खड़े राजकुमार कुछ देर बाद किसी फैसले पर पहुंचकर मुड़े। शेर सिंह, जाने दो इन्हें, और हाँ, सबके नाम पते लिख लो। इतना सुनते ही बिन पानी की तड़पती मछलियों की तरह मछुआरे जाल से छूट पानी में गोते लगाने लगे। खुशी में आवाज़ें निकालते, धन्यवाद शुक्रिया कहते, पैर छूते, हाथ मिलाते मछुआरों की बारात मैदान की ढाल उतरने लगी थी। बाहर बारिश रुक गई थी, धूप निकल आई थी। हरे मैदान पर रंग बिरंगी तहमदों और अंगोछों के आगे बढ़ती कतार किसी झालर की तरह नजर आ रही थी। उन्हें जाता देखकर राजकुमार ने सोचा कि घर आंगन, गांव गली को बांटने वाली ये लकीर धरती पर कंगूरे की तरह उभर आई है। इतना कुछ गुजर जाने के बाद
राजकुमार बड़ी तेजी से टहल रहे थे। उनके अंदर बहुत कुछ उमड़ रहा था। जमीन का नंगा सच और राजनीति का झूठा पर्दा उनके सामने जलते बुझते बल्ब का दृश्य उपस्थित कर रहा था। समाचार पत्रों में छपी खबरें, राजनेताओं के वक्तव्य केवल दिमाग के फैसले होते हैं, उन्हें दिलों का हाल। खैर, मैं इतना भावुक क्यों रहा हूँ? क्यों नहीं एक पुलिस अफसर की तरह बेहिस और निर्मम हो पाता? इस समय बड़ी आसानी से इन्हें पिटवाकर वापस भिजवा देता। भले ही रात के सन्नाटे में सरहद पार कर लेते मेरी बला से, मगर दूरबीन आंखों से लगाकर देखा, नन्ही सी रंगीन पंक्ति नदी किनारे खड़ी थी। देखते हुए मन ही मन बोले, शायद इन्हें बांग्लादेश बनने की खबर ही ना हो। अगर खबर हो भी तो सरहद के बंटवारे का सच ये नहीं जानते हैं। ये सच इन्हें कैसे समझाया जाए, जिनके लिए जल की धारा एक है, लोकगीत की ज़मीन एक है, आसमान का रंग और नदी के उठते उफान की भाषा एक है, जिनके अंदर आदिम रिश्तों की पैठ इतनी गहरी है कि उन्हें उस बंधन से मुक्त कराना आसान काम नहीं। मगर धरती पर सरहदों की कशीदाकारी करने वाले इस सच से किस कदर बेखबर हैं। तो अभी आप सुन रहे थे लेखिका नासिरा शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी कशीदाकारी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर से एक नई कहानी लेकर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।